नर्सिंग स्टूडेंट लाइफ के स्टार्टिंग के जो 3 मंथ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग के 3 मंथ में एक स्टैंडर्ड एंड स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई कर ली तो आगे आने वाले किसी भी नर्सिंग एग्जाम में आपको फेल होने का डर नहीं रहेगा। फिर चाहे बीएससी नर्सिंग का सेमेस्टर एग्जाम हो या फिर जीएनएम नर्सिंग का एनुअल एग्जाम हो। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टार्टिंग के 3 मंथ का एक जेन्युइन स्टडी प्लान शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। So hey everyone, welcome to the channel. It's me Akriti Singh and once again I'm back with one more informative video. So my dear nursing student, किसी भी कोर्स के प्रिपरेशन के लिए, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास आपके सिलेबस का ओरिएंटेशन हो। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और आपको कितने आर का टारगेट लेकर के चलना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं आपके फर्स्ट ईयर में। तो देखो, अगर हम जीएनएम नर्सिंग की बात करें तो जीएनएम नर्सिंग का पूरा 1 साल का कोर्स करिकुलम होता है। लेकिन वहीं अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग एक सेमेस्टर वाइज कोर्स है, जिसमें आपका जो फर्स्ट ईयर का कोर्स करिकुलम है वो 2 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। पहला सेमेस्टर 6 मंथ का और दूसरा सेमेस्टर 6 मंथ का। तो सबसे पहले मैं जीएनएम का बात कर लेती हूँ, उसके बाद बीएससी नर्सिंग को स्प्लिट करके मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपको सेमेस्टर वाइज पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें जीएनएम नर्सिंग का। तो जीएनएम नर्सिंग के अगर फर्स्ट ईयर की आप बात करो तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है आपका, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपके पास पूरे 1 साल का टाइम है, बट आपके बीच बीच में इंटरनल एग्जाम्स होते रहते हैं। तो इंटरनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए जरूरी है कि आप स्टार्टिंग के 3 मंथ पे बहुत ही ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, वहीं अगर हम बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट की बात करें तो बीएससी नर्सिंग का जो पहला ईयर है और आगे के भी जितने ईयर्स हैं वो सब 2 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। जैसे कि फर्स्ट ईयर जो है आपका 2 सेमेस्टर में डिवाइडेड है, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 में जो आपके सब्जेक्ट आएंगे वो होगा आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वॉल्यूम 1 एंड इंग्लिश। ठीक है, और वहीं आपके सेमेस्टर 2 में जो सब्जेक्ट आएंगे वो आपका न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स और फिर आपका बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा एंड फिर आपका इस तरीके से फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वॉल्यूम 2 होगा और कंप्यूटर होगा। वहीं जीएनएम नर्सिंग में भी न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना होता है, लेकिन उनका जो एग्जाम है वो पूरा 1 ईयर पे एनुअली होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कुछ कोर्स करिकुलम है। तो अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर कोर्स करिकुलम पूरे 1 साल का होता है या फिर अगर 6-6 महीने में डिवाइडेड है तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का ही स्टैंडर्ड स्टडी प्लान क्यों दे रही हूँ। तो इसका रीजन ये है कि जो स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं, यूजुअली जब आप एक नर्सिंग कॉलेज में जाते हो तो आपका कोई ना कोई एक एग्जाम तो होता है ना, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एग्जाम। तो जब आप जाओगे तो स्टार्टिंग के जब 3 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तब आपका एक एग्जाम होता है, चाहे वो जीएनएम नर्सिंग हो चाहे वो बीएससी नर्सिंग है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल एग्जाम। ठीक है, और अगर उस इंटरनल एग्जाम में अपनी सोच समझ के साथ आपने तैयारी कर ली तो आगे के आने वाले जितने भी आपके इंटरनल एग्जाम होंगे, एनुअल एग्जाम होंगे या आपके सेमेस्टर एग्जाम होंगे, उसमें पढ़ाई करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग के 3 मंथ पे ज्यादा फोकस करने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज प्लान बता देती हूँ और ये प्लान आप चाहे बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो चाहे आप जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट हो, आप दोनों ही कोर्स के बच्चे इस प्लान को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वैसे देखा जाए तो बीएससी नर्सिंग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर यही सब्जेक्ट ऐसा है जिसका बेस आपने स्ट्रॉन्ग रखा तो आप नर्सिंग के आने वाले आगे जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे या फिर नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप कहीं हॉस्पिटल में जाके काम कर रहे हो या फिर आप किसी कॉलेज में एज अ नर्सिंग ट्यूटर जॉब कर रहे हो, आपको किसी भी को जॉब में कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर रखा है। क्योंकि ये नर्सिंग का वही सब्जेक्ट है जो आपको आपकी नर्सिंग का फाउंडेशन बिल्ड करता है, और जितनी मजबूत आपकी नींव होगी उतना ही मजबूत आपकी बिल्डिंग बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो है नॉलेज की बिल्डिंग, और इस नॉलेज की बिल्डिंग को अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो आपके पास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पूरा अच्छे से एक कहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग अगर आप बीएससी नर्सिंग में देखो तो उसको 2 वॉल्यूम में डिवाइड किया गया है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 पढ़ो या वॉल्यूम 2 पढ़ो, आपके कोर्स में जब आपको जो पोर्शन पढ़ने को बोला जाएगा, जो सिलेबस में गिवन है वो आप पढ़ोगे, बट पढ़ना कैसे वो मैं बता रही हूँ। सपोज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में जब आप नर्सिंग कॉलेज में जाओगे तो स्टार्टिंग में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की क्लासेस रेगुलर चलती हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट को ईजी लग जाता है कि अरे ठीक है यार नॉर्मली तो है, लेकिन जब आप उस चीज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो सबसे पहली चीज, आपके पास आपके सिलेबस का एक सिस्टमैटिक टॉपिक वाइज नोट्स होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपके कॉलेज में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ाया जाएगा
तो स्टार्टिंग में बच्चों के मन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि नर्सिंग में आए हैं, तो जो हम अभी तक देखते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा मोटी-मोटी बुक्स रेफर करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हम भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं, हम भी बुक्स रेफर करेंगे। देखो, बुक्स रेफर करना अच्छी बात है, लेकिन कौन-सी बुक रेफर करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप पूछोगे अपने टीचर से, तो ऑफ कोर्स वो आपको एल्सेवियर, पोज़ियर, ठीक है, की बुक्स आपको रेफर करेंगे, सिस्टर नैन्सी की बुक आपको रेफर करेंगे। लेकिन आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको कौन-सा बुक चाहिए? तो देखो, सबसे पहली चीज़, आपके पास आपका कोर्स का पूरा सिलेबस होना चाहिए। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग का सिलेबस नहीं है, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे सिंपली @ करके मैसेज कर दो। मैं आपको 4 साल की बीएससी नर्सिंग का कंप्लीट सिलेबस सेंड कर दूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका ₹1 चार्ज नहीं है, ठीक है? 1 भी रुपए चार्ज नहीं है। तो आप आराम से नर्सिंग सिलेबस करके सिलेबस करके सेंड कर दो, मैं आपको बीएससी नर्सिंग का पूरा सिलेबस सेंड कर दूँगी। तो सबसे पहले, अगर मान लो आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़नी है और आप सोच रहे हो कि आपको बुक से पढ़ना है, ठीक है? आप क्या सोच रहे हो कि आपको बुक से पढ़ना है, आपको रैंडमली इधर-उधर से नहीं पढ़ाई करनी है, तो सबसे पहली चीज़, आप अपना सिलेबस उठाओ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाओ। तो स्टार्टिंग में आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कॉलेज को लाइब्रेरी फी पे करी है, तो आप वहाँ की लाइब्रेरी का फुल एक्सेस लो, आप वहाँ की लाइब्रेरी का पूरा फ़ायदा उठाओ, ठीक है? आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉलेज की लाइब्रेरी में जाना है। अब आराम से एक कॉर्नर वाला, जो आपके लाइब्रेरी का कॉर्नर वाला टेबल है, बैठो। ये नहीं कि 4 बच्चों के ग्रुप में बैठ गए, शोर-शराबे में बैठ गए और फिर देख रहे हो कि अरे हाँ, ये टॉपिक ऐसे-वैसे नहीं। अगर आपको बुक्स को समझना है, तो आपको सबसे पहले अकेले रहना सीखना पड़ेगा और अपनी जो फ्रेंडशिप है, वो आपको बुक से करनी पड़ेगी। तभी आपको स्टैंडर्ड बुक समझ में आएगी, अदरवाइज़ आपको बुक समझ में नहीं आएगी, ठीक है? सपोज़ आपने अपना सिलेबस लिया, आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में गए, जो भी आपके लाइब्रेरियन हैं, आप उनसे परमिशन ले लो, क्योंकि यूजुअली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को कॉर्नर में जाने की परमिशन नहीं होती। आप उनसे परमिशन ले लो कि सर, मुझे सिर्फ जस्ट थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ही साइड में जाकर के ये देखना है कि ये टॉपिक समझना है, ये बुक समझना है, तो वो आपको परमिशन दे देंगे, ठीक है? आप वहाँ जाओ। अब आप बुक का इंडेक्स ओपन करो। आपको सारी बुक ओपन नहीं करनी है, सबसे पहले बुक का इंडेक्स ओपन करना है, फिर आप अपना एक साइड सिलेबस रखिए। अब आप उससे मैच करिए कि आपके सिलेबस में जिस सीक्वेंस में टॉपिक दिया हुआ है, क्या उसी सीक्वेंस में बुक में भी टॉपिक दिया हुआ है? देखो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बहुत ही ब्रॉड और वास्ट सब्जेक्ट है, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें आपको बुक में मिलेगी। लेकिन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में एज़ अ नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपको क्या-क्या पढ़ना है, सिर्फ वही चीज़ें आपके सिलेबस में गिवन है। डिफरेंस समझ रहे हो? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्या-क्या होता है, वो सब चीज़ें बुक में है। लेकिन एज़ अ नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपको कितना पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में गिवन है। तो आपको आपका सिलेबस फ़ॉलो करना है, क्योंकि आपका टारगेट ये नहीं है कि आपको बुक पूरी पढ़ के खत्म कर देनी है। आपका टारगेट ये है कि आपको आपके एग्ज़ाम के पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करके एक नोट्स रेडी कर लेनी है, ताकि जब आपका एग्ज़ाम का सडन अनाउंसमेंट हो कि 1 हफ्ते बाद या फिर 1 महीने बाद आपके एग्ज़ाम है और उसी बीच आपको असाइनमेंट और क्लिनिकल पोस्टिंग का भी बर्डन है, तो आपको परेशान ना होना पड़े। आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स हो, जिसको देख के आप रिवाइज़ करके, पढ़ के, याद करके जाके अपना एग्ज़ाम दे करके पास हो जाओगे। ठीक है? आपका टारगेट ये होना चाहिए। तो आपको इंडेक्स मैच करना है। अगर उस बुक का इंडेक्स उसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में आपका सिलेबस का टॉपिक मेंशन किया हुआ है, तो अब आप उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को ओपन करो बुक में, पेज नंबर देख के ओपन करो, फिर उसको पढ़ो। बहुत जल्दी डिसाइड मत करो, पहले पेशेंस रख के उसको पढ़ो। अगर वो तुमको समझ में आ रहा है, तब तुम उस बुक से नोट बनाओ। बट अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, तो फिर कोई आपसे कितना भी कहे कि ये बुक बहुत अच्छी है, इसको रेफर करो, इसको रेफर करो, तुम उस बुक के पीछे मत भागना, क्योंकि तुमको सबसे पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फिर जब एक बार तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो तुम बाद में जाके आराम से तुम कोई भी स्टैंडर्ड बुक रेफर कर सकते हो। जैसे मैं तुमको अपना एग्जांपल दूँ, अभी मैं नर्सिंग का कोई भी स्टैंडर्ड बुक ओपन करूँ, तो मुझे वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरी 4 साल की बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी 2-4 महीने में मुझे नर्सिंग कंप्लीट किए पूरे 1 साल कंप्लीट हो जाएँगे, ठीक है? तो आप तुम समझ सकते हो, लगभग अभी मेरे पास 4 से साढ़े 4 साल का लगभग मेरे पास पूरा एक्सपीरियंस है नर्सिंग कोर्स का, ठीक है? तो अब लेकिन एक टाइम था जब मैं नर्सिंग फ्रेशर थी, तो स्टार्टिंग में मैंने भी कोई बुक रेफर नहीं करी थी। जब भी मैं कोई स्टैंडर्ड बुक ओपन करती, तो मुझे समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे खत्म करना है। तो तुम भी इस प्रॉब्लम में, इस लूप में मत फँसना, तुम बेसिक से स्टार्ट करो, ठीक है? बेसिक से स्टार्ट करने के लिए तुम ₹149 में मैंने ऑलरेडी जो नोट्स प्रिपेयर कर रखी है, उस नोट्स का तुम पीडीएफ भी परचेज़ कर सकते हो। पीडीएफ परचेज़ करने के लिए तुमको सिंपली स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे @149 FON, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर सिंपली तुम मुझे मैसेज करके दीदी नोट्स चाहिए करके भी अगर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे, तो भी मैं तुमको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी कि कौन से सब्जेक्ट की नोट्स आपको मिलेगी, उसमें कितने पीडीएफ है, और मैं आपको एक बार पेमेंट हो जाएगा, फिर मैं आपको पीडीएफ भी सारे सेंड कर दूँगी। और ये नोट्स रैंडम नोट्स नहीं है, जो नोट्स मैंने बनाई है वो कंप्लीट सिलेबस वाइज़ है, और अगर आप उस नोट्स को पढ़ लोगे, तो आपको आपका सिलेबस बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे। जस्ट स्टार्टिंग के फ्यू डेज़ में ही अगर आपने ये
नोट्स मुझसे परचेस करके अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो ये गारंटी मैं आपको देती हूँ कि आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे अपने फर्स्ट इंटरनल एग्जाम के लिए। और एक बार जब आपको सिलेबस पूरा तैयार हो गया, आपको सिलेबस समझ में आ गया, तो अब आपके पास तो टाइम ही टाइम है अपनी स्टडी को और ज़्यादा डीप करने का, ठीक है? अपनी नॉलेज को और ज़्यादा डीप करने का। तो आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक रेफर करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको आपके सिलेबस के साथ आपके कॉलेज के नर्सिंग लाइब्रेरी में जाना है। वहाँ पे अगर कोई भी बुक आपको कोई बताता है कि हाँ, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की ये बुक अच्छी है, तो आप इस बुक को क्या करो कि उस बुक का इंडेक्स ओपन करो, उसके सिलेबस से मैच करो। अगर उसका सीक्वेंस आपके सिलेबस की तरह ही है, तब आप उस बुक का कंटेंट देखो। अगर समझ में आ रही है तो उससे नोट्स बनाओ, अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर वो बुक चाहे कितनी भी अच्छी हो, तुम उस बुक के पीछे मत भागो। तुम कोई ऐसी इजी बुक देखो। हालांकि ये 2 बुक मुझे सेमेस्टर वाइज दिख रही थी फ्लिपकार्ट पे, तो इसलिए मैंने इस बुक का लिंक मैं जहाँ पे शॉपिंग वाला सेक्शन होता है उसमें मैं टैग कर दूंगी। आप देख लेना टैग प्रोडक्ट में। अगर आप ये बुक परचेस करना चाहो तो कर सकते हो। ये दोनों सेमेस्टर वाइज बुक है और फीडबैक के हिसाब से ये बुक इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आप बुक परचेस नहीं करना चाहते हो तो इससे भी ज्यादा सिंपलेस्ट वे है, आप ₹149 में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वॉल्यूम 1 का नोट्स परचेस कर सकते हो मुझसे सिंपली स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग अगर आप बेसिक से स्टार्ट करोगे और बेसिक से नोट्स बनाओगे, तभी आपका जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो पाएगा, ठीक है? अब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब हम अगर बात करें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, तो अगर आपने क्लास 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला चैप्टर, बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला चैप्टर अच्छे से मन लगा के पढ़ा है, तो आपको नर्सिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी एक चीज होती है कि आप क्लास 11 में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो वो बहुत ही ज्यादा बेसिक और ईजी लैंग्वेज में होता है, लेकिन आप नर्सिंग में जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हो वो थोड़ा सा टफ और मेडिकल लैंग्वेज में होता है। तो मेडिकल लैंग्वेज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने के पहले। अगर आपको एक बार मेडिकल लैंग्वेज समझ में आ गया तो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। चाहे आप बुक से पढ़ो या फिर आप मेरी नोट्स परचेस करके पढ़ो, दोनों ही आपके लिए यूजफुल और इजी टू अंडरस्टैंड होगा। तो अगर मैं आपको बात बताऊं कि अगर आपको मेडिकल टर्म्स समझने कैसे हैं, तो देखो मेडिकल टर्म्स के लिए ये एक जो डिक्शनरी आती है, आई थिंक ऑन कैमरा थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा होगा, तो ये नर्सेस डिक्शनरी है, ठीक है? और इंग्लिश टू इंग्लिश और हिंदी, इसमें तीनों में, जैसे कि इंग्लिश का इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग दोनों दिया हुआ है, और इसकी राइटर सुरभि बंसल है, ठीक है? तो ये जो डिक्शनरी आप देख रहे हो, ये डिक्शनरी मेरे पास नर्सिंग के फर्स्ट ईयर से है, और ये डिक्शनरी स्टार्टिंग में बहुत हेल्पफुल थी। अभी तो देखो 4 साल की बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद मेडिकल टर्म्स याद हो जाते हैं और इसी फील्ड में काम करते करते आप यूज टू हो जाते हो, फेमिलियर हो जाते हो। बट एक टाइम होता है जब हम फ्रेशर होते हैं, तो फ्रेशर स्टूडेंट के लिए ये जो नर्सेस डिक्शनरी है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी और यूजफुल है एज पर माई एक्सपीरियंस। अगर आप ये सुरभि बंसल की बुक परचेस करना चाहते हो तो मैं इसका जो लिंक है वो आपको टैग कर दूंगी, आप शॉपिंग वाले सेक्शन से परचेस कर सकते हो। आप वीडियो में नीचे टैग्ड प्रोडक्ट देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है? इसमें देखो जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा कंटेंट आप देख सकते हो कि अल्फाबेट वाइज गिवन है, ठीक है? ABCD, जैसे कि ए से इसमें बहुत सारे मेडिकल टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपका ए बैक्टीरियल मतलब कि विदाउट बैक्टीरिया, एबनेट है, ए पार्टिकुलर है, ए पार्टिकुलेशन है, अबेशिया है, अबेसिक है, अबेट है, अबेटमेंट है, मतलब कि ए से जितने भी मेडिकल टर्म्स हो सकते हैं सबसे पहले वो सब चीजें गिवन है। और ऐसा नहीं है कि ये डिक्शनरी आपने लिया तो इस चीज को आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है, इसको रट लेना है, याद कर लेना, नहीं, सिंपली इसको आपको अपने पास रखना है। कभी भी टाइम मिला जस्ट ओपन करके देख लिया, तो जब आप इसको देखते रहोगे, समझते रहोगे और साथ ही साथ अपने नर्सिंग का सिलेबस भी पढ़ते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है? अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना कैसे मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो जब आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए बुक रेफर करने का सोचोगे तो सबसे पहले आपके माइंड में कुछ बुक्स आएंगी, जैसे कि रॉसन विल्सन। नर्सिंग फील्ड में रॉसन विल्सन की बुक बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हो, सबके जुबान पे रटी होती है। लेकिन फर्स्ट ईयर में मेरे पास भी ये बुक थी, रॉसन विल्सन की बुक थी। बट देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बहुत ही ऑनेस्टली शेयर करती हूँ। इवन दो किसी को रॉसन विल्सन की बुक अच्छी लगी हो, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ना, जो रॉसन विल्सन की बुक थी, मतलब अभी तो कई सारे न्यू एडिशन आए हैं, मेरे पास ओल्ड एडिशन था। अगर आप चाहो तो मैं रॉसन विल्सन का बुक भी टैग कर दूं, आप इसका न्यू एडिशन ट्राई कर सकते हो, न्यू एडिशन थोड़ा सा अच्छा है। बट जो मेरे पास एडिशन था वो ओल्ड एडिशन था, आई थिंक वो सेकंड और थर्ड एडिशन था, और उसमें ना चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में दी गई थी। मतलब अगर रिस्पिरेटरी सिस्टम की मुझे एनाटॉमी पढ़नी है तो एनाटॉमी में ही कब फिजियोलॉजी आ जा रहा है समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मेरे टाइम पे वो बुक मेरे लिए यूजफुल नहीं थी। तो मैंने क्या करा कि मतलब जो ऑनलाइन नोट्स और ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल होती हैं, मैंने जस्ट अपने सिलेबस के टॉपिक्स को पढ़ करके अपनी नोट्स बना ली। मतलब मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, जस्ट जितने टॉपिक मेरे सिलेबस में गिवन थे, आना तो एग्जाम में उतने से ही था, तो मैंने सिस्टम वाइज अपनी नोट्स, जैसे उस टाइम पे देखो
ये 2021 की बात है। मतलब 21 एंडिंग और 22 के बिगिनिंग का जो बीच वाला सीजन था, उस टाइम पे चैट जीपीटी और मेटा एआई ये सब चीजें बहुत ज्यादा फेमस नहीं थी। तो मैं क्या करती थी कि एक टॉपिक उठाती थी, गूगल पे उसको सर्च करती थी, फिर विकिपीडिया पे उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती थी। फिर उसमें से अपना नोट्स में बैठ करके नोटबुक में बना लेती थी, और फिर जब एक यूनिट का नोट्स इस तरीके से कंप्लीट कर लेती थी तो फिर मैं उसको पढ़ती थी और थोड़ा थोड़ा बुक भी बीच बीच में रेफर कर लेती थी। तो भाई मेहनत करके ही मैंने अपनी नोट्स बनाई थी, और अब वो नोट्स अब अपडेट करके मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा लोएस्ट प्राइस में अवेलेबल कराती हूँ, ताकि मुझे जो प्रॉब्लम हुई थी अब किसी भी बच्चे को वो प्रॉब्लम ना हो। और बुक के पीछे भागना मतलब कि बजट इशू, पॉकेट पे बड़ा हैवीनेस पड़ जाता है, बर्डन पड़ जाता है। तो अगेन आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की नोट्स भी मुझसे परचेस कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज में। 149 में कंप्लीट एनाटॉमी की नोट्स और 149 में कंप्लीट फिजियोलॉजी की नोट्स अवेलेबल है। तो आपको स्टार्टिंग में बुक्स के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली नोट्स भी परचेस कर सकते हो मुझसे। जस्ट सिंपली स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करके परचेस कर लेना है। और अगर आप बुक लेने के सोच रहे हो तो आप रॉस एंड विल्सन की बुक ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मतलब अच्छी बुक है, बेसिक है, लेकिन आपको थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी आ सकती है। क्योंकि देखो जब आप बुक लेकर के बैठते हो ना, तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कभी भी होता है, ठीक है? 3 में जैसे सेमेस्टर है तो उसके पहले आपको 3 इंटरनल एग्ज़ाम देने हैं, तो इंटरनल एग्ज़ाम तो होते रहेंगे, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बुक की एक-एक लाइन पढ़ो। अगर आपके पास बुक है या फिर आप बुक लोगे, तो आपको बुक को भी स्टैंडर्ड और स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। आपको अननेसेसरी टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, आपको बुक से सिर्फ़ और सिर्फ़ वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में गिवन है। स्टूडेंट क्या करते हैं, कई बार बहुत सारे ऐसे बच्चे भी मेरे पास मैसेज करते हैं जिन्होंने मेरे से नोट्स परचेस करी है, और फिर वो किसी स्टैंडर्ड बुक से कंपेयर करके मुझे स्क्रीनशॉट लेके देते हैं कि दीदी आप ये देखिए आपकी नोट्स में इतनी चीजें हैं और बुक में इतनी चीजें हैं। तो भाई नोट्स क्यों होती है? आप बुक का जो टॉपिक है उसको कंसाइज फॉर्म में नोट्स में बनाओ, ताकि आप उसको पढ़ के एग्जाम दे पाओ और पास हो पाओ। क्योंकि अगर आप बुक की एक एक पेज पढ़ोगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा और आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप नोट्स परचेस कर लोगे तो आपका एग्जाम में पास होने का काम हो जाएगा, और आपको पूरा एनाटॉमी भी समझ में आ जाएगा इजिली। और अगर आप अपनी बुक परचेस करना चाहते हो तो आप रॉस एंड विल्सन की बुक ट्राई कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैं टैग सेक्शन में टैग कर दूंगी। ठीक है, बाकी आप बुक लो चाहे मेरी नोट्स लो, अब आपको पढ़ना कैसे, अब आपको नोट्स कैसे बनानी है मैं वो समझा देती हूँ। सपोज आप एनाटॉमी पढ़ने का स्टार्ट करो, तो बहुत बार स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, जो फर्स्ट यूनिट होती है उसको ही स्किप कर देते हैं कि इसमें क्या ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एनाटॉमी के फर्स्ट यूनिट में आपको एनाटॉमिकल टर्म्स और एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में बताया गया है। अगर आपको एनाटॉमिकल टर्म्स और एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं पता रहेंगे तो आप एनाटॉमी समझ ही नहीं पाओगे। तो अगर आप एनाटॉमी पढ़ना स्टार्ट करो तो सबसे पहले आप एनाटॉमिकल टर्म्स और एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आप एक एक सिस्टम की तरफ पढ़िए। जैसे कि मान लीजिए आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहले तो आपने एनाटॉमिकल पोजीशन और एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ लिए, उसके बाद आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनाटॉमी पढ़ना स्टार्ट किया। आज मान लो आज मंडे है और आज इवनिंग से आपने एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किया, और वेडनेसडे तक आपका एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो टॉपिक्स तैयार हो गए हैं जितना आपके सिलेबस में गिवन है। अब आपको क्या करना है, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि सेकंड यूनिट उठा लेंगे एनाटॉमी का। नहीं, एनाटॉमी के साथ साथ आपको फिजियोलॉजी भी तो पढ़ना है। तो अगर आपका 3 दिन में एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो रहा है तो चौथे दिन आपको सबसे पहले तो एक नोट्स अलग रखनी है जिसमें आप अपनी सेल्फ स्टडी करो। तो जहां पे आपका एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ, अब पहले आप उसके बाद तुरंत फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट करो। फिर फिजियोलॉजी के सिलेबस में आपका जितना टॉपिक दिया है मान लो वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपका एक सिस्टम का एनाटॉमी भी कंप्लीट हो गया और एक सिस्टम का आपका फिजियोलॉजी भी कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आपको आपके सिलेबस वाइज सारे सिस्टम को पढ़ लेना है। ठीक है, और जिस सिस्टम की एनाटॉमी पढ़नी है उसी सिस्टम का फिजियोलॉजी पढ़ना है। और एनाटॉमी में आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स तो बिल्कुल दिमाग पे रटे होने चाहिए कि कैसे उसको ड्रॉ करना है और कैसे उसको लेवल करना है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम होते हैं उसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप देख लेना। ठीक है, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपको साथ में पढ़ना है, साइमल्टेनियसली पढ़ना है। जिस सिस्टम का एनाटॉमी पढ़ रहे हो उसी सिस्टम का आपको फिजियोलॉजी पढ़ना है। और एक बार जब इस तरीके से आप सिस्टम वाइज पूरा सिलेबस कवर कर लोगे तो फिर आप उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर देना। इस तरीके से एग्जाम के पहले ही आपका सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आप नोट्स परचेस करना चाहते हो तो सिंपली आप स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ₹149 में एनाटॉमी की और 149 में फिजियोलॉजी की नोट्स परचेस कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो है आपका सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। अब बात करें सोशियोलॉजी को, तो देखो सोशियोलॉजी सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट है। आप जो सोसाइटी में देखते हो, सुनते हो, समझते हो, बस वही चीजें आपको पढ़ना है। तो सोशियोलॉजी में सपोज आपको सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, यही सब चीजें पढ़नी है। और सोशियोलॉजी के लिए तो मैं देखो, भले किसी को लगे कि मैं अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रही हूँ या अपना प्रॉफिट देख रही हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, सोशियोलॉजी की नोट्स मैंने इतनी अच्छी बनाई है ना, अगर तुमने नोट्स पढ़ ली
तो तुमको अदर चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारे सिलेबस में जितने सोशियोलॉजी का टॉपिक दिया है, तुमको एज़ अ नर्स सिर्फ़ उतने टॉपिक्स का ही नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है और उसी से तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा सोशियोलॉजी के लिए अगर तुम बुक परचेस करोगे तो मतलब ठीक है, ऑफ कोर्स यू कैन परचेस, बट उसका कोई उतनी जरूरत नहीं है। बाकी फिर भी तुम परचेस करना चाहो तो कर सकते हो, बट उससे भी इजीएस्ट मेथड ये है कि आप 149 में सोशियोलॉजी की नोट्स परचेस कर लीजिए और सिलेबस वाइज सारे टॉपिक्स अवेलेबल है नोट्स में। जस्ट आपको एक एक टॉपिक का पढ़ते जाना है और सिलेबस पे टिक करते जाओ कि हाँ ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया। सिंपली आपका सोशियोलॉजी का सिलेबस कवर हो जाएगा। सोशियोलॉजी में जस्ट आपको सोशल कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल कल्चर, टाइप्स ऑफ मैरिज, यही सब चीजें पढ़नी है और एज अ नर्स आपको किस तरीके से सोसाइटी में सर्व करना है, दैट्स इट। सोशियोलॉजी होता क्या है, सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है, सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है सोशियोलॉजी में। तो सोशियोलॉजी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। तुम सबसे पहले इसका सिलेबस कंप्लीट करके इसको साइड कर सकते हो ताकि तुम्हारा पूरा फोकस एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पे रहे। तो सोशियोलॉजी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इसके लिए बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। एज पर माई एक्सपीरियंस इसके लिए आप सिंपली 149 रुपीज में मुझसे नोट्स परचेज कर सकते हो। बट अगर आप बुक परचेज करना चाह रहे हो तो मैं स्क्रीन पे जो बुक दिखा रही हूँ आपको, मैं ये बुक आपको प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर दूंगी, आप ये बुक परचेस कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अदरवाइज मैं तो यही रेकमेंड करूंगी कि बुक के पीछे पैसे इन्वेस्ट करने से बेटर है आप 149 रुपीज में नोट्स परचेस करके अपना सिलेबस वाइज सब कुछ पढ़ के रेडी कर लो। तो सोशियोलॉजी इजी है। नर्सिंग फर्स्ट ईयर में अगर सबसे इजी कोई सब्जेक्ट है तो वो है सोशियोलॉजी, बस आपको समझने की और मेहनत करने की जरूरत है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट अंडररेटेड है, वो है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक्चुअल में देखा जाए तो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सब्जेक्ट है, बट सब फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के पीछे भागते हैं और साइकोलॉजी को इग्नोर कर देते हैं। बट साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो इंपॉर्टेंट क्यों है पहले मैं वो बता देती हूँ। तो देखो, जब तुम नर्सिंग के थर्ड ईयर में जाओगे ना तो वहां पे तुमको एक सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग, उसी का ट्रेलर है तुम्हारा साइकोलॉजी जो तुम पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में जो तुम्हारी साइकोलॉजी है उसको क्या है ना कि उसमें तुमको पूरी स्ट्रैटेजी बताई गई है कि तुम्हें किस तरीके से मेंटली फोकस्ड रहना है और मेंटल स्टेटस क्या होता है, सारी चीजें उसमें बताई गई है साइकोलॉजी में, ठीक है। बॉडी माइंड रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है, बिहेवियर के बारे में बताया है, कोपिंग मैकेनिज्म के बारे में तुमको पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में जब तुम इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट के बारे में हम 12th तक कुछ भी नहीं पढ़े रहते हैं और साइकोलॉजी के बारे में यूजुअली कोई उतना बात भी नहीं करता है, तो ये सब्जेक्ट तुमको बिल्कुल ही नया नया सा लगेगा और कोई नई चीज रहती है तो ऑब्वियसली बात है कि पढ़ाई से रिलेटेड कोई नई चीज रहे तो थोड़ा सा बोरिंग और टफ लगता है। तो इसके लिए आप सिंपल सी स्ट्रैटेजी फॉलो करना। आपको कोई भी बुक का फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको उतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं जितना आपके सिलेबस में गिवन है। और साइकोलॉजी के लिए आप अपनी अलग से एक नोट्स बनाना। तो आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए कितने नोट्स बनाओगे, एक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की अलग नोट्स बनाओगे और एनाटॉमी फिजियोलॉजी की एक ही कॉमन नोट्स बनाओगे जिसमें आप किसी सिस्टम का अगर एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो उसी सिस्टम की फिजियोलॉजी पढ़ो, ठीक है। मतलब एनाटॉमी कंप्लीट होने, मतलब एक सिस्टम के एनाटॉमी कंप्लीट होने के बाद फिर उस सिस्टम की फिजियोलॉजी पढ़ो। फिर उसके बाद जब किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम का एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो जाए उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम की तरफ बढ़ो। सोशियोलॉजी की कोई भी नॉर्मल सी पतली सी नोट्स आप बना करके आप अपना टॉपिक उस पर पढ़ सकते हो और टॉपिक जो मतलब सपोज आपने मुझसे नोट्स परचेस किया तो आप नोट्स पढ़ो, फिर उस नोटबुक में जस्ट उसको लिख लो एक बार ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद साइकोलॉजी की अलग से एक नोटबुक रखना, उस पर बड़ा सा टैग लगा लेना साइकोलॉजी, ताकि वो सब्जेक्ट तुमको बार बार अट्रैक्ट करे और जब वो कोई सब्जेक्ट तुमको अट्रैक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट तुम्हारा आने लगेगा और एक बार जब इंटरेस्ट आ जाएगा तो वो सब्जेक्ट तुमको इजी लगने लगेगा। साइकोलॉजी में बहुत डीप जाने की तुम कोशिश मत करना, सिंपली सिर्फ एक टॉपिक सिलेबस का उठाना, उसको लिखना, उसके बारे में पढ़ना और रिवीजन, मतलब एक रनिंग नोट्स बनाते चलना अपने लैंग्वेज में, ठीक है। और सिंपली साइकोलॉजी की नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली है तो तुमको अपनी नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अगेन 149 रुपीज में साइकोलॉजी का भी नोट्स परचेस कर सकते हो, सिंपली स्क्रीन पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर पे। सपोज तुम मुझसे साइकोलॉजी के नोट्स परचेस कर रहे हो तो उसमें पढ़ना कैसे, मान लो बॉडी माइंड रिलेशनशिप तुम पढ़ रहे हो तो हेडिंग बनाओ बॉडी माइंड रिलेशनशिप। मैंने नोट्स में जितने पॉइंट्स और उस पॉइंट का जो एक्सप्लेनेशन दिया है तुम पहले उसको पढ़ लो, फिर जो तुमको समझ में आया है उसको अपने लैंग्वेज में अपने उस रिवीजन नोटबुक में लिखो। इस तरीके से अगर तुम पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि एग्जाम के पहले ही तुम्हारा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आ जाएगा और तुम्हारा साइकोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे पहली चीज, स्टार्टिंग के 3 महीने में तुमको रेगुलर बेसिस पे स्टडी करनी है। तुम अपना टाइम टेबल बना लो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। और ध्यान देना, तुमको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बहुत ही ज्यादा बड़ा लगेगा तो बच्चे उसी के पीछे भागते हैं, लेकिन आपका फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है।
क्योंकि इसका जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ आ जाता है, ठीक है। और साइकोलॉजी पे, बाकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आप और सोशियोलॉजी डेली थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए रेगुलर बेसिस पे अगर मान लो आप 2 घंटे एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो तो कम से कम 1.5 आवर, 1.5 घंटे साइकोलॉजी पढ़ो और आधे आधे घंटे आप सोशियोलॉजी और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को दो स्टार्टिंग में। फिर एक बार जब आपका साइकोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को 1.5 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और जब एक बार आपका टारगेट बना के चलो कि आपको, जैसे आपका कॉलेज स्टार्ट हुआ है तो कॉलेज के स्टार्ट होने के 2 महीने में ही आपको आपका स्टार्टिंग का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेना है, ताकि जब भी इंटरनल एग्जाम हो, मतलब कम से कम कुछ नहीं तो 3-4 यूनिट आपको अच्छे से अपना तैयार कर लेना है, ताकि इंटरनल एग्जाम हो तो आपके ऊपर कोई भी सडन बर्डन ना आए। तो स्टार्टिंग में टारगेट रखो कि आज ये वीडियो देख रहे हो तो आज से लेकर के नेक्स्ट 1.5 और 2 मंथ तक कम से कम आपको आपके सिलेबस के 5 यूनिट कंप्लीट कर लेने हैं। 5 यूनिट्स फ्रॉम एनाटॉमी फिजियोलॉजी, 5 यूनिट्स फ्रॉम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, 5 यूनिट्स फ्रॉम सोशियोलॉजी एंड 5 यूनिट्स फ्रॉम साइकोलॉजी। अगर 5-5 यूनिट 2 महीने में ही तैयार करके बैठ जाओगे तो ट्रस्ट मी, आपके फाइनल एग्जाम से ही बहुत पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। सोचो, अगर आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, उतने ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट बनोगे। और जब आपके पास आपके सिलेबस का नॉलेज होता है ना तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता है, ठीक है। सो ये कुछ स्ट्रैटेजी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं, अगर आपके पास बजट का इशू है तो आपको स्टैंडर्ड बुक के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं। आप सिंपली 149 रुपीज में ये सारे सब्जेक्ट की बुक्स सिंपली स्क्रीन पे देके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके परचेज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।